हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का इस चैनल पर। धन्यवाद देता हूं, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट्स आप लोगों के हमेशा अच्छे लगते हैं। कभी कभी सजेशंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग जाहिर सी बात उस पर वर्कआउट पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जैसे अभी कुछ सजेशन था कि सर हिंदी में लिखा करिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में लिखूं, पर अगर उस समय हिंदी में लिखूंगा तो फिर नहीं लिख पाऊंगा इंग्लिश में भी। क्यों? क्योंकि दो लैंग्वेज में लिखने से वीडियो कहीं ना कहीं लंबा जाएगा। बट हाँ, मैं समझाता हिंदी में हूँ, तो मैं आपसे भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर थोड़ा एडजस्ट समझ, जो मैं समझा रहा हूँ हिंदी में, अगर आप उसको फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कंटेंट बहुत अच्छा पाएंगे। देखिए, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में कंटेंट को मिस मत करिएगा। अगर आप कहीं पर हिंदी देख रहे हैं और आप पूरा वीडियो देख रहे हैं बट कंटेंट अच्छा नहीं है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। चलिए, बाकी चॉइस आपकी है। मैं आपको ये मैं गारंटी देता हूं, जो लोग शुरू से क्रैश कोर्स के सारे वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने 50 से 60 नंबर पक्का बढ़ाएंगे। पक्का बढ़ाएंगे, 50 से मतलब 40 से 50 तो गारंटेड बढ़ाएंगे नंबर अपने। तो क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में बात ही उतनी करते हैं और उतनी इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो पेपर में आने वाली है। चलिए, 3 फेज इंडक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया था और उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है और आज भी यही कहूंगा और आगे भी कहता रहूंगा कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हूं। अगर आप लोग पसंद करते हैं कंटेंट को तो प्लीज आप लोग शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि देखिए पेपर कभी भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिए होंगे। टेस्ट देने से देखिए फायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप जो कॉपी खोल के जो टेस्ट दे रहे हैं और सवाल आपको आते जा रहे हैं, मतलब आप कोई चैप्टर उठा रहे हैं और आप सवाल कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बट वही क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। और यही फर्क पड़ जाता है कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं और जो बच्चे टेस्ट को नहीं देते, बस यही डिफरेंस आ जाता है। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करता है, क्योंकि वहां अगर आप 3-4 नंबर से भी चूके तो वो ये कहानी जिंदगी भर आपके साथ चलती रहती है कि अरे 3-4 नंबर से रह गया, अरे 3-4 नंबर से रह गया। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मेरी नहीं किसी और की करिए। अगर मेरी करनी है तो आपको नंबर फ्लैश हो ही रहे हैं। चलिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। आज जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मर है। ये पार्ट 1 है। कितने पार्ट बनेंगे मैं पहले से कमिट नहीं करता, क्योंकि कंटेंट जो भी है, जितना भी मैं आप लोगों को दूंगा, अब वो मुझे नहीं मालूम कितने पार्ट में चला जाएगा। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं यहीं पे ये कर देता हूं कि ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट हुई क्यों, क्या है ये बवाल। ट्रांसफॉर्मर डिवाइस क्या है? ये एक बड़ी स्टैटिक डिवाइस है, याद रखिएगा। पहली चीज तो एक जगह जमी रहती है, कहीं हिलती डुलती नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, बात करेंगे, पूरा लेक्चर देखिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है, उम्मीद करता हूं पूरा लेक्चर देखेंगे। चलिए, तो स्टैटिक डिवाइस है। सबसे पहली बात यहां पर यही आती है कि ये जो स्टैटिक डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है तो इस डिवाइस का लॉस कम होगा इन कंपैरिजन टू रोटेटिंग डिवाइस। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। रोटेटिंग डिवाइस मतलब वो 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर और ये सब, तो इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी दक्षता है, क्योंकि लॉस कम है तो दक्षता हाई रहती है। और क्योंकि दक्षता हाई कब रहेगी, जब जाहिर सी बात है 90-95% इस तरीके से कुछ पहुंच जाएगी। मतलब इसकी दक्षता मतलब लगभग 90 से ऊपर ही दक्षता बैठती है परसेंटेज। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और उस सवाल का जवाब आप लोग मन में सोचना, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। ट्रांसफार्मर जो ये स्टैटिक डिवाइस है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। इस ट्रांसफार्मर पे वाइंडिंग यहाँ पर हो रही होगी, जाहिर सी बात है। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा कम और स्टेप डाउन स्टेप अप, वो बात की बात है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सप्लाई लगाई V1, यहाँ मुझे सेकेंडरी वोल्टेज मिले V2 और ये कोर है हमारी। अब आप लोगों से मैं ये चीज़, एक बात यहाँ पे पूछना चाहूँगा, कभी आपने सोचा कि हम लोग AC ही क्यों यूज़ करते हैं? मतलब वाई वी यूज़ AC, वाई वी यूज़ AC साइन वेव। हम AC में साइन वेव ही क्यों यूज़ करते हैं? हम AC में ये क्यों नहीं यूज़ करते? हम AC में ये क्यों नहीं यूज़ करते? ये भी तो अल्टरनेटिंग करंट है ना, मतलब इनकी दिशा बदल रही है। देखिए, ध्यान रखना, कुछ लोग ये गलत फहमी में पढ़ते हैं कि ये DC है। ना ये प्योर DC है, ना ये प्योर अल्टरनेटिंग है। याद रखिए, ये ना प्योर अल्टरनेटिंग है, ना प्योर DC है। अल्टरनेटिंग करंट हर वो करंट होता है
जिसका मान बदल रहा हो और दिशा बदल रही हो। इसका मान भी बदल रहा है, इसकी दिशा भी बदल रही है। तो याद रखिए साइन वेव भी एक अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे ठीक ये सॉटूथ वेव भी है, इसे सॉटूथ वेव बोलते हैं, और ठीक जैसे ये एक स्क्वायर वेव भी, ये भी प्योर डीसी नहीं है, याद रखिए। इसमें एसी के हार्मोनिक्स बैठे हुए हैं इसके अंदर, सॉटूथ ये भी है। क्यों ऐसी एसी यूज नहीं होती, क्यों साइन वेव ही यूज होती है? कभी सोचा आपने इस चीज के बारे में? याद रखिए हमारा एसी को यूज करने का जो सबसे बड़ा मकसद और मतलब और जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो एसी का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ट्रांसफार्मर जैसी डिवाइस एसी पर वर्क करती है। इस पर अगर मैं यहां पर ये सप्लाई दे दूं, ये वाला वोल्टेज दे दूं, अगर यहां पर मैं ये वाला वोल्टेज दे दूं, अगर मैं यहां पे ये वाला वोल्टेज दे दूं, तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। और ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है? टू ट्रांसफॉर्म वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह कम ज्यादा करके भेजना, बराबर भी भेजना। याद रखिए एक केस ऐसा होता है जिसमें वोल्टेज ये जरूरी नहीं है कम ज्यादा करके ही भेजे, तो एक जगह से दूसरी जगह वोल्टेज को भेजना जरूरी नहीं है। मैं इस बात को बोल रहा हूं, तीसरे टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वोल्टेज को कम ज्यादा भेजे, वोल्टेज को सेम भी भेजता है। तो वोल्टेज को क्या भेजना? प्राइमरी से सेकेंडरी भेजना। ये काम होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। तो एसी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हम लोग एसी साइन वेव को, मतलब एसी माने एसी तो ये भी है थोड़ा बहुत, एसी तो ये भी है, प्योर नहीं है वो एक अलग बात है, बट एसी का साइन वेव हम यूज ही इसीलिए करते हैं बिकॉज ट्रांसफार्मर वर्क ऑन इट। और अगर मुझे वोल्टेज को बढ़ा के, कम करके या समान तरीके से भी भेजना है तो मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए ही चाहिए। आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन था, आईएएस के मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, जो लोग मतलब इलेक्ट्रिकल वगैरह लेते हैं उन लोगों के लिए था। वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हम एसी को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एसी मतलब साइन वेव को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि साइन वेव एकमात्र ऐसी वोल्टेज वेव है जिस पर ट्रांसफार्मर काम कर सकता है। अदरवाइज नहीं तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, तो आप इधर से उधर वोल्टेज भेज नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट एसी को यूज करने का कि एसी जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। खैर इसका यहां से लेना देना कुछ नहीं है, बट मोटर में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी तो आज तुम पंखे को डंडे से चालू कर रहे होते, कि ये लेके डंडा और पंखा चालू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साहब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज से तुम चला रहे होते। तो साइन वेव के दो फायदे हैं। खैर ट्रांसफार्मर, कुल मिला के जो ट्रांसफार्मर का फंक्शन है, हम लोग इस बात पे फिर से आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो एसी पे काम करती है, पहली चीज तो, ठीक है। क्या करती है? टू ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, एक जगह से दूसरी जगह वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है विदाउट चेंजिंग ऑफ। याद रखिए वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है और करंट को भी करती है, मतलब करंट को भी कम ज्यादा करती है। बट कांस्टेंट क्या क्या पैरामीटर रहते हैं जो नहीं बदलते? वो फ्रीक्वेंसी और पावर। याद रखिए, मतलब अगर हम बात करें प्राइमरी साइड की, तो प्राइमरी साइड पर वोल्टेज, प्राइमरी साइड पे जो आपने वोल्टेज दिया है और जो आपने करंट दिया है V1 और I1 जो दिया है, वो याद रखिए यहाँ पे V2 I2 वेरी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर केस में वेरी होंगे। मैं एक केस बताऊंगा ऐसा। चलिए, और क्या कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी और पावर दोनों कांस्टेंट रहेंगी, मतलब जो F और S यहाँ है वही F और S यहाँ होगा। याद रखिए ये कांस्टेंट रहेगा। कोर की अपनी फंक्शन क्या होती है? कोर क्या करता है? जब यहाँ पर हम करंट भेजते हैं तो इस करंट की वजह से फ्लक्स बनता है, और ये फ्लक्स कहाँ ट्रेवल करता है? इस कोर में। तो कोर का काम है टू प्रोवाइड रास्ता प्रदान करना फ्लक्स को, टू प्रोवाइड रास्ता, या मैं हिंदी में भी देखिए बोलता हुआ चल रहा हूं, टू प्रोवाइड पाथ टू फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना कोर का काम है। कोर कैसा होना चाहिए? कोर ऐसा होना चाहिए जो अपने अंदर से फ्लक्स पास करवाने को कहे, आओ स्वागत है आपका, ये ना कहे कि रुको वहीं। मतलब कहने का कोर की परमिएबिलिटी कैसी होनी चाहिए? परमिएबिलिटी क्या होती है भाई? म्यू, चुंबकशीलता हाई होनी चाहिए। मोस्टली कोर जो बनाई जा रही है आजकल, वो बनाई जा रही है CRGO से, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से। CRGO स्टील की कोर है,
बनाई इससे जा रही है। पेपर में बहुत बार सवाल पूछते हैं क्यों बनाई जा रही है, सीआरजीओ में ऐसी क्या खास बात है। सीआरजीओ की परमिबिलिटी बहुत हाई है, एक बात। दूसरी बात, पेपर में पूछ सकता है एडी करंट बहुत कम है, हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम है। हिस्टेरेसिस लॉस बहुत घट जाते हैं सीआरजीओ की वजह से। हिस्टेरेसिस लॉस क्यों घट जाते हैं सीआरजीओ की वजह से, क्योंकि हिस्टेरेसिस का जो लूप बनता है सीआरजीओ का वो बहुत ही कम एरिया का बनता है, बहुत ही कम एरिया का लूप बनता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस कहीं ना कहीं घट जाते हैं सीआरजीओ इस्तेमाल करके। अब चलते हैं फिर से वहां पे। चलिए, तो हम लोग बात करें ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज यहां से यहां, जब यहां से फ्लक्स जाता है तो यहां लिंक करता है, तो यहां पर ईएमएफ पैदा होता है। मतलब कहने का, प्राइमरी में करंट गया, प्राइमरी में करंट गया तो यहां से फ्लक्स बना, ये फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक किया, सेकेंडरी को लिंक किया तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग यहां ईएमएफ पैदा होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है, समय के साथ परिवर्तित होने वाला फ्लक्स है। और जो समय के साथ परिवर्तित होता है फ्लक्स, वो कब होता है, जब एसी सप्लाई हो। अगर यहां डीसी सप्लाई होती तो समय के साथ अपरिवर्तित फ्लक्स पैदा होता। खैर, यहां पर एसी है तो कैसा फ्लक्स पैदा हो रहा है, परिवर्तित फ्लक्स। याद रखिए, मैं थोड़ा अगर हिंदी गलत लिख जाऊं तो माफ करिएगा। समय परिवर्तित फ्लक्स जो है वो कैसा है, समय परिवर्तित फ्लक्स जो है वो कैसा है, पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ईएमएफ पैदा हो रहा है। और ईएमएफ किस लॉ की वजह से हो रहा है, तो इस ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल होता है वर्क करने का, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह लो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप म्यूचुअल इंडक्शन भी कह लीजिए। ठीक है, या आप म्यूचुअल इंडक्शन भी कह लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन भी एक उसी का ही पार्ट है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपको पेपर में वो मिल जाएगा या म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। तो कोर की फंक्शन आप लोगों को पेपर से पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बड़े अलग अलग टाइप के टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा, आप लोगों को पूरा सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, कोर के फंक्शन यूँ तो बहुत होते हैं, बट मैंने केवल इंपॉर्टेंट वाला लिखवा दिया। अब जैसे वाइंडिंग को सटाने के लिए, वाइंडिंग को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने के लिए, तो कई टाइप के कोर के फंक्शन होते हैं यूँ तो। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। अब इसे समझने से पहले, इसे आगे ले जाने से पहले, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। देखो, आप जैसे जितने लोग हो, मान लीजिए मेरे सामने 100 लोग खड़े हैं। अब मैं उन 100 लोगों को कई आधार पे बांट सकता हूं, कई तरीके से बांट सकता हूं। कई आधार पे किस तरीके से बांट सकता हूं, मैं उनको हाइट के आधार पे बांट सकता हूं, मैं उनको शर्ट के कलर के आधार से बांट सकता हूं, मैं उनको जेंडर के आधार पे बांट सकता हूं कि मेल है या फीमेल है, मैं उनको उनके पैंट के कलर के आधार से बांट सकता हूं, मैं उनको उनके जो है लैंग्वेज के आधार पे बांट सकता हूं, कौन इंग्लिश बोलता है, कौन हिंदी बोलता है। मतलब कहने का है वो 100 लोग ही, पर मैं उनको बांटने के आधार बदल रहा हूं। रहेंगे तो तब भी 100 हो, चाहे मैं 10 आधार पे बांट दूं तो कितने रहेंगे, रहेंगे तो 100 ही ना। सेम ऐसी ट्रांसफॉर्मर को भी अलग अलग आधार पे बांटा जाता है। अगर बात करें ट्रांसफॉर्मर को ऑन द बेसिस ऑफ, आधार ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे बांटे कि कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा होता है, मतलब कौन कौन से टाइप से बनाए जाते हैं, तो 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, और तीसरा होता है बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर मैं इसको अभी खाली छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं इसे थोड़े बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये जगह लेगा। मैं तब तक बाकी के लिखवा देता हूं, ठीक है। चलिए, 3 टाइप के फिर से अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मैं बात करूं वोल्टेज आउटपुट। वोल्टेज का आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसके आधार पे करूं, तो स्टेप अप,
ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, एक जो तीसरा ट्रांसफॉर्मर मैं बार बार कह रहा था बताऊंगा, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है। अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, अगर ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो यहां अगर आप V1 वोल्टेज देंगे तो यहां आपको V2 वोल्टेज मिलेगा, प्राइमरी पे वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी पे मिलेगा, बिल्कुल, पर सेकेंडरी पे कैसा वोल्टेज मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब V2 जो होगा V1 से ज़्यादा होगा, आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम स्टेप डाउन, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, मैंने नंबर ऑफ टन्स उसके हिसाब से नहीं बना दिए थोड़े, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टन्स हैं वो भी सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे, ठीक है। स्टेप डाउन की मैं बात करूँ तो स्टेप डाउन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर V1 वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको V2 आउटपुट मिलेगा, नाम से पता चल रहा है स्टेप डाउन, तो जो आउटपुट में V2 वोल्टेज मिलेगा वो V1 से कम रहा होगा, एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टन्स की बात करूँ तो यहाँ नंबर ऑफ टन्स हमेशा ज़्यादा होंगे और यहाँ नंबर ऑफ टन्स कम होंगे, मतलब N1 हमेशा ज़्यादा होगा N2 से, जबकि यहाँ N2 ज़्यादा था, यहाँ N1 ज़्यादा है, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर ये एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेम होते हैं, याद रखिए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स सेम होते हैं, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखिए, ये पेपर में पूछता है। अब जब नंबर ऑफ टर्न्स सेम होंगे तो जब हम यहाँ पे V1 V2 वोल्टेज देंगे तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब वोल्टेज ही सेम है, इधर भी वोल्टेज सेम है, इधर भी वोल्टेज सेम मिल रहा है, तो हमें यूज क्या करना है इसे, बताऊं यूज क्या करना। एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए आप लोगों का रेक्टिफायर है, आप लोगों का क्या है, रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर सर्किट किस तरीके से होता है, मैं मान लीजिए मैं ये वाला रेक्टिफायर बना देता हूं, अभी फिलहाल हाफ वे बना देता हूं, ठीक है। अब ये क्या लगा है यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्मर लगा है कि नहीं लगा है, ये ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, ये यहां मान लो मैंने 100 वोल्ट दिए, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कि आइसोलेशन क्यों यूज करते हैं, मतलब आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर वोल्टेज सेम है फिर भी हम लोग क्यों यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। अब समझिए, यहाँ मैं मान लीजिए 100 वोल्ट दे रहा हूँ, यहाँ टर्न्स की संख्या कम है या ज़्यादा है, यहाँ टर्न्स की संख्या कम है, तो मान लो मुझे स्टेप डाउन होकर मिलेगा, ये तो तय बात है, मान लो 20 वोल्ट मिलेगा, मान लो, ठीक है, अगर मैं स्टेप डाउन यूज कर रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मर। अब एक बात समझिए, हमारे पास सप्लाई यहां 100 वोल्ट थी, अगर मेरे पास सप्लाई 20 वोल्ट में अवेलेबल ही मिल जाए मुझे पहले से, अगर मेरे पास सप्लाई पहले से 20 वोल्ट अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां 20 वोल्ट ही तो दूंगा, यहां से यहां 20 वोल्ट ही तो दूंगा, यहां 20 वोल्ट दूंगा तो यहां 20 वोल्ट मिल जाएंगे। अब ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है, इस आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर ने जितना वोल्टेज यहां दिए उतने वोल्टेज यहां मिल गए। क्यों, सबसे पहली चीज तो आपके पास ये वोल्टेज अवेलेबल होना चाहिए जो आपको यहां देना था। अब आप एक चीज सोचोगे कि सर तो फिर फर्क क्या पड़ा, फिर तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब हम सीधा 20 वोल्ट यहीं लगा देते, हम 20 वोल्ट के लिए ट्रांसफॉर्मर से क्यों दे रहे हैं, अगर 20 वोल्ट अवेलेबल था तो हम डायरेक्ट यहीं लगा देते डायोड से। बट समझिए डायरेक्ट लगाने में और इसमें अंतर क्या है, अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए। अगर ये प्राइमरी साइड है और यहाँ पर करंट की वैल्यू एकदम से मान लो हाई हो गई, किसी भी वजह से फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, तो करंट की वैल्यू एकदम से हाई हो गई, तो करंट की वैल्यू से क्या होगा, प्राइमरी का ये ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जल जाएगी, पर क्या वो करंट इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, कभी भी ये करंट इधर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर का एक काम और क्या भी हो गया है यहाँ पे, टू आइसोलेट द सर्किट इलेक्ट्रिकली, सर्किट को विद्युत रूप से अलग कर देना ताकि फॉल्ट ना हो। अभी खुद सोचिए, अगर मैं डायरेक्ट इस रेक्टिफायर को मैं बनाऊं यहां पर और मैं डायरेक्ट यहां पे सप्लाई दे दूं, ये डायरेक्ट मैं यहां पे सप्लाई दे दूं, ये डायरेक्ट सप्लाई मैं यहां पर दे दूं, मान लो 20 वोल्ट आपने जुगाड़ कर ली और डायरेक्ट रेक्टिफायर को दे दिए यहां पर ही, तो क्या होगा, अगर मान लो यहां पर सप्लाई में कैसे भी करंट बढ़ गया, मान लो फॉल्ट हो गया, सप्लाई में एकदम करंट बढ़ के आ गया, तो डायोड जल जाएगा, आपका रेक्टिफायर खराब हो जाएगा।
तो ट्रांसफार्मर का कभी कभी एक और काम होता है, और खासकर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत रूप से अलग कर देता है दो सर्किटों को, ताकि एक जगह का पंगा दूसरी जगह ना जा पाए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, ब्रिज बना देते थे महाराजा लोग, क्या करते थे, गेट और महल के बीच में ब्रिज बना देते थे। जैसे ही कोई आक्रमण होता था तो ब्रिज उठा देते थे। वैसे ही ये काम करता है। इससे क्या होता है कि जो भी फॉल्ट करंट है वो एक साइड रह जाएगा। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, टू आइसोलेट द सर्किट, टू आइसोलेट सर्किट को अलग कर देना, बिल्कुल ठीक है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर याद रखिए, इसका क्या होता है, N1 N2 बराबर होता है, V1 V2 भी बराबर होता है। यहाँ से अब आपको एक चीज़ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N1/N2, इस तरीके से होता है, ठीक है। टर्न रेशियो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, टर्न रेशियो वगैरह आपने सुना होगा। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं टर्न रेशियो की बात करूं तो N2/N1 अगर मैं यहां पर निकालूं, N2 ज़्यादा है तो टर्न रेशियो 1 से ज़्यादा होगा। अगर मैं टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों अलग चीज़ हैं, याद रखिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूं, अगर मैं यहाँ N2/N1 निकालूंगा तो ये इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो टर्न रेशियो है, वो 1 से कम बैठेगा। और आइसोलेशन का निकालूंगा तो क्या होगा, ये तो 1 बैठेगा। पेपर में आता भी है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या है, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। इसका 1 से कम है, इसका 1 से ज़्यादा है, N2/N1। ये क्या है, टर्न रेशियो। एक बात और जब यहाँ छिड़ी गई है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, टर्न रेशियो को आप K लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो A है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। अंतर समझिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो में। ये काफ़ी डीप कंसेप्ट है, IEEE स्टैंडर्ड। देखिए हम लोगों ने एमटेक करी है, हम लोगों ने जब हम लोग रिसर्च करते थे तो हम लोग पेपर पढ़ते थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों को IEEE के भी पेपर पढ़ने पड़ते थे, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल्स है। याद रखिए पेपर में भी ये कई बार पूछा गया है, वाइजेक का पेपर था, JEE का, मेरा स्टूडेंट लेके आया था एक बार ये चीज़, पेपर ने गलत कर दिया था ये मेरा आंसर। भाई साहब उस स्टूडेंट ने को लगा कि सर ने गलत बता दिया, बट याद रखिए ऐसा हुआ नहीं। अगले 5 दिन में की रिवाइज आ गई और उस रिवाइज की में जिसने ये लगाया था ग्रेटर देन 1, उनको भी नंबर मिला। याद रखिए इस चीज़ को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है और टर्न रेशियो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसको अभी लेके ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी और भी बात कर लेता हूँ। और भी कई तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब देखिए बेसिस अगर हम लोग करें, मैं थोड़ा वो मिटा देता हूँ। अगर हम लोग बेसिस करें और बेसिस ऑफ यूज, फिर से 3 तरीके के हो जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और तीसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलेंगे, यंत्र ट्रांसफार्मर आई थिंक, है ना। पावर ट्रांसफार्मर, सबसे पहली चीज़ सवाल ये आता है कि पावर ट्रांसफार्मर यूज़ कहाँ होता है। पावर ट्रांसफार्मर हर वहाँ जगह यूज़ होता है जहाँ पर वोल्टेज बढ़ा के भेजने की बात है, जहाँ पर वोल्टेज बढ़ा के भेजने की बात है। मतलब जनरेटिंग स्टेशन में, जहाँ पर जनरेशन स्टेशन कह लीजिए आप, जहाँ पर पैदा होती है बिजली, तो सबसे पहली चीज़ तो 11 kV से सीधा का सीधा आपको 66 kV में करना होता है, या जितना भी बढ़ाना है 132 में करना है, अलग अलग तरीके से आते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैं अगर बात करूँ, आपका कहाँ यूज़ होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आप सबको पता है लो वोल्टेज पे। तो मतलब ये कहने का ये एक तरीके का कैसा है, ये तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जहाँ जहाँ वोल्टेज बढ़ा के भेजने हैं वो सारे ट्रांसफार्मर
पावर ट्रांसफार्मर है ना। तो ये यूज़ कहाँ हो जाता है, हाई वोल्टेज वाली जगहों पे यूज़ होता है, हाई वोल्टेज वाली जगह, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और जनरेटिंग स्टेशन बता चुका, ट्रांसमिशन लाइन ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात अगर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ होगा, लो वोल्टेज वाली जगहों पे, एट आउटपुट ऑफ लो वोल्टेज, मतलब जहाँ पर हमें लो वोल्टेज का आउटपुट चाहिए वहाँ यूज़ होगा। जैसे कि कहाँ पर, अपने मोहल्लों में, घरों में, मतलब कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और क्योंकि जहां आउटपुट में लो वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। यंत्र ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, सीटी और पीटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा सही है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा लेक्चर देखिए, दो तरीके के हैं, सीटी और पीटी। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ सीटी और पीटी से जुड़े हुए, 200%। अगर उससे बाहर आ जाए तो बदल देना, क्या चैनल बदल देना, मतलब तुम देखना बंद कर देना बस। चलिए, सीटी और पीटी। सीटी और पीटी की अगर मैं बात करूं, क्या करते हैं, सीटी करंट ट्रांसफार्मर है, हाई करंट को लो में बदल के, मतलब ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, बनाने को पूरा सर्किट डायग्राम में इसका बना सकता था। अगर आप लोग डिटेल्ड कोर्स को लिए हैं, जो बच्चे डिटेल कोर्स को लिए हैं वो ये सब चीज़ें देखते हैं, मैं बड़ा डिटेल में उस चीज़ को पढ़ाता हूँ। तो सीटी ट्रांसफार्मर क्या करता है ट्रांसफार्मर ही हाई करंट को लो करंट में करेगा। अब आप खुद सोचिए, यहां करंट हाई है, यहां करंट कैसा मिलेगा, लो मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, जहां करंट हाई होता है वहां वोल्टेज कम होता है, जहां करंट लो होता है वहां वोल्टेज हाई होता है। इसका मतलब सीटी अपनी आप में कैसे तरीके का ट्रांसफार्मर रहा होगा, सीटी अपनी आप में एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहा होगा। मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही एक टाइप होता है। पूछते हैं पेपर में कि सीटी में प्राइमरी पे कितने टर्न होते हैं, सेकेंडरी पे कितने होते हैं। प्राइमरी पे केवल एक टर्न होता है, सेकेंडरी पे मैनी टर्न्स होते हैं। मैनी का कोई जवाब नहीं है, मैनी एन टर्न्स कह देते हैं, वो मैनी को एन टर्न्स कह देते हैं। मतलब एक बात तय है कि यहाँ अगर एक टर्न है तो वहाँ एन टर्न होंगे, एक से ज़्यादा होंगे कहीं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने के क्या काम आता है, इट मेजर करंट विद कनेक्टेड विद एमीटर। कैसे, ये करंट को मेजर करता है एमीटर से, मतलब एमीटर लगाने पर। अब थोड़ा सा समझाता हूं इसके पीछे का लॉजिक। जो आपके लैब में एमीटर्स होते हैं, उन एमीटर को क्या आप डायरेक्ट वहां तार जो जा रहे हैं आपके घर के बाहर उन पर लगा के करंट माप सकते हो? नहीं, एमीटर जल जाएगा। आपको पहले क्या करना होगा, उस करंट को कम करना होगा, और उस करंट को कम करने के बाद में एमीटर लगाना होगा मेजर करने के लिए। ये करता है सीटी। एक सबसे हॉट फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटी की सेकेंडरी साइड, मतलब ये जो सेकेंडरी साइड है, ये शॉर्ट रखनी चाहिए या ओपन रखनी चाहिए। तो बात करेंगे सीटी की सेकेंडरी साइड किस तरीके से रखनी चाहिए। अगर मैं सीटी की सेकेंडरी साइड देखूं तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है। अगर मैंने इसे खुला छोड़ा तो इसके वाइंडिंग के बाहर वोल्टेज बहुत कई ज़्यादा होंगे, पर मैंने अगर इसको शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाता है। आधे लोग इसमें घायल, भाई शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, तो वोल्टेज भी क्या हो जाता है, जीरो। तो याद रखिए, सेकेंडरी साइड हमेशा शॉर्ट करके रखेंगे ताकि वोल्टेज कम मिले। अदरवाइज ये खुला रह गया गलती से तो एक बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसके साथ में लगा रहेगा वहाँ पे, मतलब बहुत हाई वोल्टेज मिला रहेगा। और अगर हाई वोल्टेज मिला रहेगा तो वो कहीं ना कहीं डेंजर होगा, इंसुलेशन फेलियर कर देगा। तो हमें क्या कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि शेर अगर खतरनाक है तो उसका दांत निकाल लो, ऐसे ही ये वाइंडिंग अगर खुली रहेगी तो वोल्टेज बहुत हाई रहेंगे, तो शॉर्ट कर दिया हमने। याद रखिए जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
मैं कहाँ लिखूँ और कैसे लिखूँ, मैं इसे मिटा के लिख देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना तो पड़ेगा सबके लिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही टाइप चल रहा है। तो ये क्या है इसका पॉइंट, CT सेकेंडरी साइड कैसी रहनी चाहिए, शुड ऑलवेज बी शॉर्ट सर्किटेड, हमेशा शॉर्ट सर्किट करके रखना चाहिए। PT की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जगह नहीं बनने यार, मैं इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को चीज़ें बतानी है थोड़ी सी। चलिए PT की मैं बात कर देता हूँ। PT की बात करूँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर इसे VT भी कहते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को कम कर देता है। वोल्टेज को कम करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टन्स यहाँ ज़्यादा होंगे, यहाँ कम होंगे। इसका मतलब n टन्स यहाँ होंगे, 1 टन्स यहाँ होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, कई तरीके से एग्जाम्पल में सुना होगा, 5:1 का CT लगा दो, है ना, इस तरीके से। जो लोग सबस्टेशन में ट्रेनिंग वगैरह करे होंगे और तमीज़ से करे होंगे, डपल में नहीं, तो वो सुने होंगे इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, पढ़ना तो पड़ेगा भाई ये सब। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करूँ, मैंने यहाँ पे मान लीजिए V1 वोल्टेज दिया, तो यहाँ पर मुझे V2 वोल्टेज मिलेगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट मेजर्स वोल्टेज, इट मेजर वोल्टेज कनेक्टेड विद वोल्ट मीटर। सेम कहानी है, हम वोल्ट मीटर को लेके डायरेक्ट लंगड़ बांध के नहीं लगा सकते तारों पर वोल्टेज नापने चलने, चलो नहीं, वोल्ट मीटर फूक जाएगा क्योंकि वो इतनी रेटिंग के लिए बना ही नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, उस तार से वोल्टेज लेके कम करना पड़ेगा वोल्टेज, और साथ में फिर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के साथ में कभी कभी पेपर में यही तो सवाल आता है कि CT किसके साथ में यूज होता है, एमीटर के साथ में, वोल्ट मीटर किसके साथ, वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसके साथ में यूज होता है, वोल्ट मीटर के साथ में। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। बात करते हैं आगे, कैसे क्या टर्न रेशियो होता है। सेकेंडरी साइड पे 1 होगा, प्राइमरी साइड पे n टर्न्स होंगे, मैनी होंगे, मतलब n या कह लो या मैनी कह लो, मैनी टू 1, मतलब यहाँ 1 टर्न रहेगा या मैनी टर्न्स रहेंगे। बात करते हैं आगे और चलते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर वोल्टेज कम रहेगा, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, यहाँ वोल्टेज कम, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ करंट कैसा रहा होगा, बहुत हाई, और यहाँ करंट कैसा रहा होगा, बहुत कम। भाई यहाँ वोल्टेज कम मिल रहे हैं, इसका मतलब करंट तो ज़्यादा मिलेगा। अब याद रखिए, अगर करंट यहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो गलती से भी शॉर्ट सर्किट मत कर देना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के बाद तो करंट को तो इन्फानाइट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद तो करंट इन्फानाइट हो जाता है, तो करना ही नहीं है शॉर्ट सर्किट, गलती से भी भूल के मत कर देना। तो इसे खुला छोड़ देना, लॉजिक समझा रहा हूँ, याद रखिए, रटा नहीं रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ। खुला रखिए इसे खुला रखेंगे तो क्या होगा, खुला रखेंगे, दरवाजा खुला छोड़े आई क्या नींद के मारे नहीं चलिए मजाक करते रहते हैं यार, ऐसी छोटा मोटा। तो हमें क्या करना है, सेकेंडरी साइड शुड बी क्या, ओपन, सेकेंडरी साइड ओपन रहनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी साइड ओपन रहनी चाहिए टू अवॉइड हाई करंट, ताकि हाई करंट ना हो। अगर शॉर्ट कर दिया गलती से तो धमाका हो जाएगा, PT फट जाएगा, याद रखिए। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ। तो CT PT के बारे में अभी अपनी क्या बात हो गई, मेजर कर रहा है वोल्टेज के साथ, एक तरीके का ये स्टेप। अच्छा देखिए, वोल्टेज कम कर रहा है तो एक तरीके का क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये सब बात है, दिल दिया गल्ला है, जो हम करते रहते हैं और करेंगे ही आगे। आप लोग उतार लीजिए इतनी चीज़ें। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए और देखिए कितने बेसिस पर ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने बांट दिया ना। ऐसी है भैया, ऐसी है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बांटने पड़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं लेक्चर अभी, बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कितनी वाइंडिंग, बेसिस ऑफ वाइंडिंग, अगर कितनी वाइंडिंगों के आधार पर बात करें तो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होगी, और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है।
जिसमें 2 वाइंडिंग होंगी। अब जाहिर सी बात है सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कौन सा है यार, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है ये। कभी कभी ज़्यादा उसमें बना देता हूँ मैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। ये पूरी एक वाइंडिंग रही, पर ये एक साइड है V1, ये एक साइड है V2। सॉरी, ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑटो ट्रांसफार्मर। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सभी जानते हैं, एक वाइंडिंग इधर एक वाइंडिंग इधर। मैं तब से एग्जाम्पल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ले रहा हूँ, आप लोग उतार सकते हैं इसे। और अगर मैं बात करूँ, अब लास्ट और रह गया है, फिर उसके बाद में तो ये डिटेल में थोड़ा सा करेंगे अच्छे से। चलिए, मैं अगर बात करता हूँ किसकी, बेसिस ऑफ फेजेस यूज्ड, मतलब कितने फेजेस यूज करने हैं हमें। फिर वही सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इनपुट जाहिर सी बात है सिंगल फेज सप्लाई हो सकती है यहाँ पे, और 3 फेज ट्रांसफार्मर में जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है स्टार वगैरह कनेक्शन होगा कि क्या है, 3 फेज वाइंडिंग होगी। देखिए, अगर मैं अच्छे से पढ़ाता तो मैं इस डायग्राम को और अच्छे से बना सकता था, बट कोई मतलब अभी हम लोग बहुत डिटेल में अभी नहीं कर रहे हैं। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ क्या है 3 फेज सप्लाई देंगे यहाँ पर हम। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, ये याद रखिए, ये भी हमेशा 3 फेज की ही होंगी, 3 फेज वाइंडिंग ही होगी। और जो सिंगल फेज की वाइंडिंग है, ये हमेशा सिंगल फेज की वाइंडिंग होगी यार। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी। बात करेंगे इस पर थोड़ी सी डिटेल में। चलिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कवर करना है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। चलिए, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, शेल टाइप हो गया, शेल टाइप, और क्या हो जाएगा यहाँ बेरी टाइप, हो जाएगा बेरी टाइप। देखेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप और बेरी टाइप। अगर बात करें कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, अगर मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूं, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है मान लीजिए। यहां कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये आपकी कोर है। मैं इन दोनों को एक साथ थोड़ा सा ले लेता हूं। ट्रांसफार्मर मेरा तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है यार। आप लोगों का कैसा है कमेंट में ज़रूर लिख के बताना मेरे को। हाँ, चलिए, कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप का मैं आपको फोटो अभी दिखाऊंगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करें, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की ये जो 2 लिम्ब है, ये लिम्ब है, ये लिम्ब है, इसे बोलते हैं लिम्ब। बना दूँ यहाँ पे लिम्ब। यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ इसके पास में रखते हैं LV वाइंडिंग, पहले तो LV लो वोल्टेज, फिर इसके ऊपर रखते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और सेम चीज़ यहाँ करते हैं। मतलब पहले LV होंगी, मैं नीले कलर से LV बना रहा हूँ, और फिर इसके ऊपर रेड कलर से HV वाइंडिंग। अब समझिए ये किस तरीके से बांधी जाती है, ये समझा देता हूँ। जैसे ये एक लिम्ब है, लिम्ब माने 2 लेग्स इसकी मान लीजिए। तो इसकी लिम्ब कितनी है, यहाँ पे पेपर में एक बार पूछ लिया था, AE के पेपर में 2016 में 2 लिम्ब होती हैं, ठीक है। अब समझना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर 2 लिम्ब है, ये एक लिम्ब है, मैं एक लिम्ब मान लेता हूँ। यहाँ से उठा के मैंने आपके सामने, ये रही लिम्ब। चलिए देखिए, लिम्ब ये रही। पहले इस लिम्ब पर LV लपेटी जाएगी,
ऐसे है, लपेटी है, याद रखना। ये दिख रहे, ये क्या है ना, डायग्राम ऐसे बनता है तो बच्चों को समझ नहीं आता। पहले एल वी यूँ बांधी जाएगी और फिर एच वी उसके ऊपर से बांधी जाएगी। इस चीज़ को समझना। पूछते हैं पेपर में, एल वी ही क्यों बांधते हैं कोर के पास में? कोर के पास में एल वी इसलिए बांधते हैं, अगर इस कोर के पास में हाई वोल्टेज बांधी तो कोर को क्या झटका लगेगा? हाई वोल्टेज का मतलब इन्फ्लुएंस आएगा, हाई वोल्टेज उसे झेलना होगा कोर को। और कोर अगर हाई वोल्टेज झेलेगा तो कोर में इंसुलेशन तगड़ा लगेगा। कोर में क्या लगेगा? इंसुलेशन। खुद सोचिए, इंसुलेशन तगड़ा लगेगा। मेरी बात समझना क्या कहना चाहता हूं। अगर आप हाई वोल्टेज के पास जा रहे हो खुद, तो आपको हैवी ड्रेस पहननी पड़ेगी जो इंसुलेटर अच्छा होगा ताकि से शॉक ना लगे। पर अगर लो वोल्टेज के पास जा रहे हो तो आपको हैवी इंसुलेटर तो नहीं पहनना पड़ेगा, उससे कम हैवी इंसुलेटर पहनना पड़ेगा। सेम ऐसे ही, क्योंकि एलवी को कोर के पास रहना है तो कोर में इंसुलेशन कैसा यूज होता है? कम यूज होता है। सॉरी, मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो इंसुलेशन कैसा यूज होगा इसका? कम यूज होगा, याद रखिए। और जाहिर सी बात है, जब कम यूज होगा तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी इसकी? कम कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि इंसुलेशन की कॉस्ट अगर कम हो गई, कॉस्ट पूरे ट्रांसफार्मर की अपने आप कम हो गई। याद रखिए, यहां ये चीज नहीं है। यहां क्या होता है, ध्यान से समझना। तो देखिए यहां क्या करते हैं, यहां हम एलवी वाइंडिंग इस तरीके से लगाते हैं और एचवी इस तरीके से। याद रखिए, मतलब किस तरीके से? देखो यहां लिम्ब कितनी है, यहां लिम्ब कितनी है, यहां 3 लिम्ब है। पेपर में पूछा था भैया, 2016 के एई के पेपर में पूछा था ये लिम्ब को लेके। यहाँ 3 लिम्ब है, 3 टांगे हैं। अब समझना, ये जो कोर है ये निकल के आया, अरे ये निकल के आ गई, लिम्ब निकल के आ गई, कोर नहीं, लिम्ब निकल के आ गई। यहाँ एलवी बांधी, फिर उसके नीचे एचवी बांधी, फिर नीचे एलवी बांधी, एक के ऊपर इस तरीके से, एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी एचवी, इस तरीके से सैंडविच। तो यहाँ पूछता है पेपर में किस टाइप की बाइंडिंग होती है? सैंडविच टाइप बाइंडिंग, सैंडविच टाइप बाइंडिंग यूज होती है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए जब एलवी वाइंडिंग का फ्लक्स यहाँ जाता है तो ये फ्लक्स इस तरीके से जाता है, तो फ्लक्स को पूरा का पूरा कैसा सर्किट मिलता है? एक ही सर्किट मिलता है। अब यहाँ जो फ्लक्स जाता है वो इस तरीके से बढ़ जाता है, इस तरीके से फ्लक्स बढ़ जाता है 2 भागों में। मतलब मान लीजिए यहाँ से फ्लक्स चला 5, तो 5/2 यहाँ से हो जाएगा और 5/2 कहीं ना कहीं यहाँ से होकर जाएगा। तो इस तरीके से 5 फ्लक्स चलेगा, 5/2 बढ़ जाएगा 2 भागों में। तो यहाँ कैसे मैग्नेटिक सर्किट होते हैं? 2 मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, 2 मैग्नेटिक सर्किट आ गए, या कह लो 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं। पूछता है पेपर में भाई ये चीजें, 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं, जबकि यहाँ पूरा एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है, 1 मैग्नेटिक पाथ। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर मैं थोड़ा फास्ट बता गया, वो कुछ दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि हमें कंटेंट बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करना है कम समय में। याद रखिए, आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। अब आप खुद देखिए, ये जो कोर है, ये कोर कहीं ना कहीं किस तरीके से बन रही है? इस तरीके से बन रही है। अगर मैं 2 एल टाइप कोर ले लूँ, ये क्या है? एल टाइप कोर ले लिया, 2 एल टाइप को यहाँ मैं जोड़ दूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगी? कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर बन जाएगी। और ये जॉइंट पूछता है कि किसकी होती है? बट वेल्डिंग की। याद रखना, पेपर में पूछेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। बस आपने क्या करना है? शेयर करना है बस यार। आपने क्या करना है? शेयर करना है बस यार। तो यहाँ पे बट वेल्डिंग का जॉइंट होता है, पूछता है पेपर में, पूछता है भारत, पूछता है पेपर। चलिए, 2 मैग्नेटिक पाथ है यहाँ पे, सैंडविच। अच्छा, लिम्ब कितनी है? 3 है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, इन दोनों सर्किट में आप लोग देखिए कि यहाँ इंसुलेशन कम यूज हो रहा था, क्योंकि कोर के पास हम लोग एलवी यूज कर रहे हैं, कोर के पास हम एलवी यूज कर रहे हैं, तो इंसुलेशन कम यूज हो रहा था, तो कॉस्ट कम थी। अब आप ध्यान से समझना,
यहाँ हम क्या है, इस तरीके की डिज़ाइन ही नहीं है। ये कोर है, ये LV हो गई, फिर HV हो गई, मतलब इसी कोर के ऊपर LV भी लगाई जा रही है, इतने साइड पे LV भी लग रही है, इतने साइड पे HV भी लग रही है। मतलब इस कोर के ऊपर HV भी है, LV भी है, फिर LV भी है, मतलब HV LV सब लग रही है। इसका मतलब ये है कि इसका इंसुलेशन ज़्यादा लगने वाला है। इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। मतलब आप खुद देखिए, इतने पार्ट पे LV हो रही है, इतने पार्ट पे HV हो रही है, और इतने पार्ट पे LV हो रही है। मतलब इस कोर को तो बेचारे को सब कुछ झेलना है नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नहीं झेल पाएगी तो इंसुलेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा और कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये जो बात मैं कहता हूँ ना यहाँ पे, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर सेम रेटिंग कहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि खरीदने गए सर वो तो 1 लाख का आ रहा था, सर ये तो 50,000 में ही आ रहा है ये वाला। अरे भाई, अगर आप सेम रेटिंग का खरीदने जाओगे तब की बात हो रही है। मतलब अगर आप दोनों 1 kVA के खरीदने जाओ तो आपको ये कम का मिलेगा, ये ज़्यादा का मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ इंसुलेशन ज़्यादा मिलता है, लगता है इंसुलेशन ज़्यादा, तो हमें बढ़िया है कि इसे यूज़ किस पे करें, लो वोल्टेज के लिए, यूज्ड फॉर लो वोल्टेज। क्योंकि अगर इसे हाई वोल्टेज पे यूज़ करने लगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये, क्योंकि इंसुलेशन बहुत ज़्यादा लगने लगेगी। और ये कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलेशन कम लगती है, यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज। देखो ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, ये प्रेफर्ड होते हैं कि अगर ऐसे हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करोगे तो महंगा नहीं पड़ेगा, बस इतनी बात है। भैया कर लो, तुम अपनी ज़िद पे आ जाओगे तो कर लो यूज़ इसे लो वोल्टेज के लिए, बस महंगा पड़ेगा और कोई बात नहीं। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में तो मैग्नेटिक पाथ ही बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पाथ हैं। आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें तो मैग्नेटिक पाथ ही बहुत हैं, मैग्नेटिक पाथ बहुत हैं, मैनी मैग्नेटिक पाथ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पाथ है। और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पाथ होने की वजह से फ्लक्स इधर उधर भागेगा ज़्यादा, लीक ज़्यादा करेगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब लीकेज फ्लक्स इंक्रीज़ कर जाएगा तो एफिशिएंसी इस ट्रांसफार्मर की घट से जाएगी। ज़्यादा यूज़ नहीं करते बैरी टाइप ट्रांसफार्मर को, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये पेपर में पूछ लेता है कि 2 L टाइप कोर को जोड़ के बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसे कैसे बना सकते हैं, एक E टाइप कोर ले ली और एक ये ले ली, इस तरीके से I टाइप। तो I और E को ज्वाइंट कर दो, बट वेल्डिंग से ज्वाइंट कर दो, बन जाएगा अपनी आप इसकी कोर। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी आपको। ज़्यादा यूज़ नहीं करते बैरी टाइप ट्रांसफार्मर का, ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये कहाँ यूज़ होता है, LV में, ये कहाँ यूज़ होता है, HV में। अच्छा, थोड़ा लीकेज फ्लक्स की मैं बता दूँ यहाँ पे। अगर मैं इसके लीकेज फ्लक्स की बताऊँ तो इसमें लीकेज फ्लक्स कम है, इसमें लीकेज फ्लक्स ज़्यादा रहता है इसके कंपैरिजन में, शेल टाइप के कंपैरिजन में। लीकेज फ्लक्स बोल रहा हूँ, लिंकेज नहीं बोल रहा। लीक मतलब लीक करने वाला, और इसमें कम रहता है, मतलब इसमें लीकेज होने वाला फ्लक्स ज़्यादा है, मतलब लीक ज़्यादा करता है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं। इसमें लीकेज फ्लक्स कम है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो ये कुछ मेरी तरफ से टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर था। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 3 फेज़ इंडक्शन के MCQs आपको करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। वो आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के। थैंक यू।